हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप देख रहे हैं ज्ञान चूरन। क्या आप लोगों को पता है कि आईएमएफ ने कहा है कि 2023 में एक तिहाई दुनिया मंदी की चपेट में आ सकती है। आपको बता दूं कि आईएमएफ दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है और दूसरा बैंक वर्ल्ड बैंक है। ये दोनों बैंक वर्ल्ड वार 2 के टाइम के बने हैं, जिसका मेजर शेयर होल्डर वेस्टर्न वर्ल्ड है। इसमें जापान का भी हिस्सा है। आपको बता दूं कि आईएमएफ की हेड क्रिस्टीना जॉर्जिवा के द्वारा एक बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि आने वाला साल 2023-2022 से ज्यादा मंद होने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं कि मंदी किसे कहते हैं, तो समान दिनों में आपकी जेब में रहने वाला पैसा कम हो जाएगा। और इकोनॉमिस्ट की भाषा में समझाऊं तो आप साल को 4 क्वार्टर में बांटते, और अगर 2 क्वार्टर लगातार कम हो रहा है या तुलनात्मक रूप से कमता जा रहा है तो उसे मंदी कहते हैं। और आप जानना चाहेंगे कि इससे आप पे क्या असर पड़ेगा, तो आपके जेब में भी धन कम हो जाएगा। जब धन कम होगा तो आप खर्च कम करेंगे। अगर आप खर्च कम करेंगे मतलब वस्तु कम खरीदेंगे, तो आपके लिए जो वस्तु उत्पादन करते हैं वे उत्पादन कम करेंगे। इससे उत्पादन में लगे हुए उद्योग के विकास पर असर पड़ेगा और वहां असर पड़ेगा तो लोगों के रोजगार चले जाएंगे। लोगों के रोजगार चले जाएंगे तो कुल मिलाकर देश में एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा जिसको आप मंदी के रूप में व्याख्या दे दे, लेकिन वह बहुत हद तक बेरोजगारी से जुड़ी होगी। कहने का अर्थ यह हुआ कि मंदी अपने साथ बहुत सारे कारक लेके आती है, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, धन की कमी, अर्थव्यवस्था की सुस्ती जैसे कई कारण साथ लेकर चलती है। आपको बता दूं कि क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने कहा है कि वर्ल्ड की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका, चीन और यूरोपियन यूनियन अपने यहाँ आर्थिक सुस्ती देख रही है, और अगर इनके यहाँ सुस्ती लंबे समय तक रही तो इसका निश्चित ही नुकसान देखा जाएगा। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी 100 ट्रिलियन डॉलर की है, और अमेरिका और चाइना को मिला दिया जाए तो यह 45 ट्रिलियन डॉलर की होती है। तो वहीं अमेरिका, चाइना और यूरोपियन यूनियन को मिला दिया जाए तो ये लगभग 60 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनती है। मतलब आधे से ज्यादा इकोनॉमी तो इन तीनों के पास ही है। तो वहीं जेपी मॉर्गन का कहना है कि 2023 में माइल्ड रिसेशन रहने वाला है। और आपको बता दूं कि मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का प्रेडिक्शन इसी दिशा में जा रहा है। आईएमएफ का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसकी स्थापना 1944 को हुई थी और इसके 190 देश मेंबर हैं। दुनिया में किसी देश को लोन लेना होता है तो वो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लेता है, क्योंकि ये बैंक वर्ल्ड वार 2 के बाद रिकंस्ट्रक्शन और डेथ पेमेंट के लिए बनाए गए थे। चीन के लिए आने वाला साल बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि 40 साल में पहली बार चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया के मुकाबले कम है। कोविड की वजह से चीन में 100 बड़े शहरों में लगातार घरों के दाम कम हो रहे हैं। इकोनॉमिक स्लोडाउन का बहुत बड़ा कारण घरों की मांगों में कमी को माना जाता है। इस सब का प्रभाव ग्लोबल इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, और अगर चीन प्रभावित होगा तो दुनिया का प्रभावित होना तय है, क्योंकि चीन दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। चीन को दुनिया का फैक्ट्री बोला जाता है। तो वहीं यूरोपियन यूनियन भी मंदी की चपेट में आ रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण ईंधन की कमी के कारण महंगाई बढ़ गई है, जिसका असर यूरोपियन यूनियन पर भी दिखने लगा है। तो वही अमेरिका पर इसका असर इतनी जल्दी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां की फेडरल बैंक ब्याज दरें बढ़ाएंगी। और आपको पता होना चाहिए कि अगर यूएसए की फेडरल बैंक अपना ब्याज दर बढ़ाती है तो अमेरिकन सारी दुनिया से अपना पैसा निकाल कर फेडरल बैंक को रिटर्न कर देते हैं। इससे पूरी दुनिया में मंदी का खतरा मंडराने लगता है, और अमेरिका का लेबर सिस्टम काफी मजबूत है। तो वहीं आईएमएफ का कहना है कि 2026 तक वर्ल्ड इकोनॉमी में 4 ट्रिलियन डॉलर का डिग्रोथ होगा। अभी वर्ल्ड इकोनॉमी 100 ट्रिलियन डॉलर की है। 2026 तक 4 ट्रिलियन डॉलर कम हो जाएगा, जो टेक्निकली बढ़नी चाहिए थी। जब अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है। कीमतें बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था स्वतः ही एक नियमित गति से बढ़ते चली जाती है और उसका आकार बढ़ता चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कम हो जाएगी, मतलब महंगाई बढ़ी
उसके बावजूद भी रिसोर्स क्रिएट ना हो पाए, वैल्यू ना बढ़े, ये मंदी की तरफ इशारा करती है। अगर हम आईएमएफ के ग्रोथ फोरकास्ट को देखते हैं तो यूएसए के अंदर 2021 में जीडीपी वृद्धि दर 5.7% थी, जो 2022 में 1.7% रह गई, जो 2023 में 1.0% रहने की उम्मीद है। तो वहीं चीन में 2021 में वृद्धि दर 8.1% थी, जो 2022 में 3.2% रह गई, जो 2023 में 4.4% रहने की उम्मीद है। तो वहीं यूरोपियन यूनियन में 2021 में जीडीपी वृद्धि दर 5.2% था, जो 2022 में 3.1% रह गई और 2023 में 0.5% रहने की उम्मीद है। तो वहीं भारत में 2021 में जीडीपी वृद्धि दर 8.7% था, जो 2022 में 6.8% रही और 2023 में 6.1% रहने की उम्मीद है। तो वहीं यूके में 2021 में जीडीपी वृद्धि दर 7.4% था, जो 2022 में 3.6% थी और 2023 में 0.3% रहने की उम्मीद है। तो वहीं ग्लोबल इकोनॉमी 2021 में 6.0% बढ़ी थी, जो 2022 में 3.1% बढ़ी थी, जो 2023 में 2.7% ही मात्र बढ़ने की उम्मीद है। सोचने वाली बात यह भी है कि 2023 में कोविड का असर दिखना अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तब ये प्रोजेक्शन है। अगर मैं एडवांस इकोनॉमी की बात करूं तो उसकी ग्रोथ 1.1% रहने की उम्मीद है, और अगर डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करूं तो जिसमें भारत जैसे देश आते हैं तो उनकी ग्रोथ 3.7% रहने की उम्मीद है। आपको बता दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमी $100 ट्रिलियन की है, यूएसए की इकोनॉमी $25.3 ट्रिलियन की है, तो वहीं चीन की इकोनॉमी $19.9 ट्रिलियन की है। 2030 में चीन की इकोनॉमी यूएसए की इकोनॉमी से आगे निकल जाएगी। तो वहीं वर्ल्ड बैंक का मानना है कि 2023 में ग्लोबल स्लोडाउन रहेगा। बहुत जानकारों का कहना है कि ग्लोबल स्लोडाउन मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग पावर के कारण ही नहीं आ रही है, ये क्लाइमेट चेंज के कारण भी हो रहा है। क्लाइमेट में 2023 में और ज्यादा परिवर्तन होगा। आपको ज्ञात हो कि 2022 में दुनिया ने बहुत अजीब तरह का क्लाइमेट चेंज देखा है, जहां 1/3 पाकिस्तान बाढ़ में डूब गया, वहीं चीन में हीट वेव चली, तो वहीं अमेरिका के अंदर जबरदस्त तूफान रहा साल के अंत में, इसके कारण लोगों के जान चले गए। तो वहीं आरबीआई ने भी अपना प्रोजेक्शन 6.8 ही रखा है। तो वहीं इन्फ्लेशन रेट 6% से कम मार्च 2023 में हो जाएगा, ऐसा आरबीआई का कहना है। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।